हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में विधि के शासन के बारे में डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। किसी भी शासन की कुशलता को आंकने की सबसे बड़ी कसौटी वहाँ की न्याय व्यवस्था है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था क्रमिक विकास का परिणाम है। आज भी वहाँ की न्याय प्रणाली पर सामंत युग की छाप देखने को मिलती है। अधिकांश कानूनों का स्रोत सामाजिक प्रथाएं हैं। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विधि का शासन। नंबर 2, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नंबर 3, जूरी पद्धति। नंबर 4, संसद की सर्वोच्चता। नंबर 5, संहिताबद्ध कानून। नंबर 6, एक सी न्याय पद्धति का अभाव। नंबर 7, निर्दोषिता की मान्यता। नंबर 8, निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श। नंबर 9, वकीलों की द्वैध व्यवस्था अर्थात दोहरी व्यवस्था। नंबर 10, न्याय व्यवस्था का वर्गीय सुझाव। तो चलिए इनका डिटेल से वर्णन लेते हैं। पहला है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। इंग्लैंड में विधि का शासन है। विधि अथवा कानून का शासन ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। फ्रांस या अन्य महाद्वीप देशों के समान ब्रिटेन में प्रशासनिक कानून पद्धति नहीं है। इंग्लैंड में सरकारी कर्मचारियों तथा गैर सरकारी या साधारण व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। जैसा कि प्रोफेसर डायसी ने कहा, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही या कर संग्रहकर्ता तक प्रत्येक अधिकारी किसी भी अन्य नागरिक की तरह अपनी गैर कानूनी कार्यों के लिए जिम्मेदार है। तो ये अपना विधि का शासन हुआ। नंबर 2, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ब्रिटिश न्यायपालिका अपने कार्य में स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। उनकी नियुक्ति दलबंदी से दूर होती है। अधिकतर न्यायाधीश अनुभवी सुप्रसिद्ध बैरिस्टरों में से लिए जाते हैं जिनकी पदावधि सुरक्षित रहती है। उनकी नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए की जाती है। अपने पदों पर सदाचरण तक बने रहते हैं। कार्यपालिका उन्हें अपनी इच्छानुसार पद से अलग नहीं कर सकती। किसी भी न्यायाधीश को केवल तभी हटाया जा सकता है जबकि संसद के दोनों सदन इस संबंध में सिफारिश करें। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाता है ताकि वे रिश्वत लेने के लोभ से बचे रहें। अंत में उनके कार्यकाल में उनकी सेवा की शर्तों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें कोई हानि हो। उपयुक्त प्रावधानों के कारण न्यायाधीश निर्भीकता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के साथ न्याय कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट लेते हैं, जूरी पद्धति, जूरी सिस्टम जिसको बोलते हैं। ब्रिटिश न्याय प्रणाली की एक अन्य प्रमुख विशेषता जूरी प्रथा है। जूरी पद्धति का अर्थ न्याय व्यवस्था में साधारण नागरिकों को शामिल करना है। जूरी के सदस्य अपने अनुभव तथा सामान्य ज्ञान के आधार पर यह निर्णय करते हैं कि तथाकथित अपराधी दोषी है या निर्दोष। इंग्लैंड में जूरियों का प्रयोग फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों में किया जा सकता है। जूरी की व्यवस्था से न्याय की निष्पक्षता और भी बढ़ती है क्योंकि जूरी के सदस्य न केवल कार्यपालिका बल्कि न्यायपालिका से भी स्वतंत्र रहते हैं। वे प्रत्येक मामलों में विवेक के अनुसार निर्णय देने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लेते हैं, संसद की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है। इसका आशय यह है कि अमेरिका और भारत के समान
ब्रिटेन में न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा या पुनरीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति नहीं है। ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। नेक्स्ट है असंहिताबद्ध कानून। ब्रिटिश कानून एवं न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वहाँ कानून का अधिकांश भाग संहिताबद्ध कोडिफाइड नहीं है। इंग्लैंड की न्याय पद्धति कॉमन लॉ और स्वाभाविक न्याय पर आधारित है, ये असंहिताबद्ध है, किंतु इंग्लैंड का अधिकांश कानून असंहिताबद्ध है। कहने का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि वहाँ संहिताबद्ध कानून का अस्तित्व भी नहीं है। संसद द्वारा पारित अधिनियम तथा प्रत्यायोजित विधि निर्माण के अंतर्गत निर्मित कानून संहिताबद्ध है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लेते हैं, एक सी न्याय पद्धति का अभाव। ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग न्याय पद्धति प्रचलित है। इंग्लैंड और वेल्स में तो एक सी पद्धति है, परंतु स्कॉटलैंड में न्यायालयों का संगठन अलग अलग प्रकार का है। उत्तरी आयरलैंड में, जो भी अभी भी ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, न्याय पद्धति इन सबसे सर्वथा भिन्न है, किंतु सन 1863 से 1876 के बीच न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए कानून पारित किए गए। उनके द्वारा न्यायालयों का पुनर्गठन किया गया और देश के समस्त न्यायालयों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप अब केवल जस्टिस ऑफ पीस के न्यायालयों को छोड़कर प्राय सभी न्यायालय एक सूत्र में बंध गए तथा न्यायालयों के क्षेत्राधिकार संबंधी वे कठिनाइयाँ दूर हो गई जो पहले थी। नेक्स्ट अगला है निर्दोषिता की मान्यता। अंग्रेजी में कहावत है कि कानून की अनभिज्ञता माफ़ी का आधार नहीं बन सकती, अर्थात कोई भी अभियुक्त अपने बचाव में यह दलील नहीं दे सकता कि वह यह नहीं जानता कि अमुक कार्य एक दंडनीय अपराध है। न्यायालय यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी कानूनों को न केवल जानता है बल्कि समझता भी है, पर साथ ही न्यायालय अभियुक्त की निर्दोषिता में भी विश्वास रखते हैं। जब तक अभियुक्त पर लगाए गए आरोप सिद्ध न हो जाएं, तब तक उसे निर्दोष समझा जाता है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का एक आधारभूत सिद्धांत यह है कि चाहे 10 अपराधियों को अपने किसी कुकृत्य का दंड न मिल जाए, पर एक भी निर्दोष व्यक्ति कभी दंडित न हो। तो ये हमारा निर्दोषों का मान्यता का सिद्धांत हो। नेक्स्ट है निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श। प्राय यह कहा जाता है कि न्यायालय के द्वार सभी के लिए खुले हैं, किंतु यह तभी संभव है जबकि हर व्यक्ति इतना सामर्थ्य रखता हो कि वह वकीलों की सेवाएं हासिल कर सके। निर्धन लोगों के लिए न्याय के समक्ष समानता का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए 1949 के एक अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि गरीब लोग निःशुल्क या मामूली शुल्क देकर वकीलों की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। कानूनी सहायता योजना लॉ सोसाइटी की देखरेख में चल रही है। इस सोसाइटी को सरकारी कोष से एक निश्चित धनराशि इसी कार्य के लिए दी जाती है, इसलिए इसकी विशेषता है निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श की। नेक्स्ट अगला है वकीलों की द्वैध व्यवस्था। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता वकीलों की द्वैध व्यवस्था है। प्रथम श्रेणी में विधि संबंधी परामर्श देने वाले अधिवक्ताओं यानी लॉयर्स को रखा जा सकता है। उन्हें सोलिसिटर या अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी में बैरिस्टर को रखा जा सकता है। ये सोलिसिटर द्वारा तैयार विषयों को न्यायालयों में उपस्थित करते हैं एवं वादी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। सोलिसिटर अदालतों में भाग नहीं लेते। लॉर्ड हेल्साम ने दोनों ही प्रमुख अंतर इस प्रकार बताया कि सोलिसिटर सारा दिन अपनी मेज़ पर बैठकर काम करता है, पर अपने स्टाफ से काम लेता है, अपने मुवक्किलों से साक्षात करता है, पत्र लिखवाता है,
बैरिस्टर स्वयं को मुक्त रखता है ताकि जब कोर्ट उसे बुलाए उसके समक्ष उपस्थित हो जाए। एक व्यवसाय का आदमी होता है तो दूसरी काफ़ी हद तक एक कलाकार और विद्वान होता है। इसलिए वकीलों की वहाँ दो तरह की व्यवस्था है। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था का वर्गीय सुझाव। एनएल बोर्न के अनुसार मजिस्ट्रेट के ऊपर के ब्रिटिश न्यायाधीश बैरिस्टरों में से चुने जाते हैं और तदनुसार वे उच्च मध्य वर्ग के और तदनुसार पृष्ठभूमि के होते हैं। अधिकांश न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हैं जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े हैं और जिन्होंने कभी यह नहीं माना या यह नहीं जाना कि भूख व गरीबी क्या चीज़ है। इसलिए लास्की कहते हैं कि मजदूरों व आम लोगों से उन्हें सहानुभूति हो ही नहीं सकती। मार्क्सवादियों के अनुसार ब्रिटिश न्यायाधीश कानून की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि उससे निजी संपत्ति पर कोई आँच नहीं आए। तो ये हमारी वहाँ की ब्रिटेन की जो न्याय व्यवस्था की कुछ पॉइंट हमारी विशेषताएं हुई। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।